मेरा नाम है दीक्षित भागवत। वेलकम टू फिज़िक्स लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। पहला जो रहेगा वो है 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है नया, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं और उसी के साथ हम बात करेंगे आज के एक नए टॉपिक के बारे में भी। सो एज़ यू ऑल नो दैट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड वी आर डीलिंग विद द न्यू सिलेबस। टेक्निकली स्पीकिंग इट्स अ न्यू सिलेबस, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो you'll find that there are no major changes in the syllabus। जो भी छोटे चैप्टर्स थे उन्होंने उन्हें मर्ज कर दिया, दो चैप्टर का मर्ज करके एक बड़ा चैप्टर बना दिया और बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस कहीं पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एक दो चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे आपको चेंजेस मिल जाएगा, बट दे आर नॉट वेरी लार्ज चेंजेस। फॉर एग्जांपल थर्मोडायनामिक चैप्टर के अंदर आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा पुराने सिलेबस में और नए सिलेबस में, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो देर आर नो मेजर चेंजेस इन दिस सिलेबस। सो एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक सिलेबस के थ्रू जाएंगे हम क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस साल, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जिन लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर अच्छे से पढ़ाई किया है उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने पिछले साल क्या पढ़ा था और आगे वो क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार सिलेबस को ध्यान से देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं 5 मिनट के अंदर मैं उस सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। सो थोड़ा सा सिलेबस की तरफ ध्यान देते हैं। इस साल जो हमें पढ़ना है वो टोटल हमारे पास 6 यूनिट्स आएंगे और हर यूनिट के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ में कम है कुछ में ज़्यादा है, और इन यूनिट्स के अंदर अपना पूरा सिलेबस रखा हुआ है। तो पहला यूनिट जो है वो है रोटेशनल मोशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, जिसमें आपके पास 2 चैप्टर आते हैं। पहला रहेगा रोटेशनल डायनामिक्स और दूसरा रहेगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर आप रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन को डिटेल में स्टडी करेंगे, जहाँ पे दूसरा चैप्टर आता है तो दूसरा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, जिसमें हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके बेसिक लॉ जैसे पास्कल्स लॉ है और स्पेशल प्रॉपर्टीज जैसे रहेगा लिक्विड का, जैसे कि कैपिलैरिटी है, सरफेस टेंशन है, उसके बारे में हम यहाँ पे पहला यूनिट के अंदर जो दूसरा चैप्टर आ रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स उसके अंदर पढ़ेंगे। दूसरा जो यूनिट आता है वो है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनामिक्स, जिसके अंदर हमारे पास फिर से 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर जो रहेगा वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, जिसमें हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, गैसेस का बिहेवियर अंडर टेम्परेचर प्रेशर वो पढ़ेंगे और रेडिएशन को भी पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा ये रेडिएशन जो रहेगा वो न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं है, जो कि आप आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये रेडिएशन जो है वो हीट से रिलेटेड है। दूसरा चैप्टर जो आता है यहाँ पे वो है थर्मोडायनामिक्स, जहाँ पे हम पढ़ेंगे बेसिक लॉ थर्मोडायनामिक्स के अंदर के, और ये स्टडी आगे जाता है और यहाँ पे आपके पास 2 बहुत ही अच्छे कंसेप्ट आते हैं यहाँ पे। उसमें से एक है हीट इंजन और दूसरा जो रहेगा वो रेफ्रिजरेटर रहेगा, जो कि थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। अगला जो यूनिट रहेगा वो है ऑसिलेशंस एंड वेव्स, जिसमें आपके पास 3 चैप्टर आते हैं। ऑसिलेशंस ऑब्वियसली, जहाँ पे हम ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, पिछले साल हमने जो वेव्स के बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था उसको आगे बढ़ाते हुए ये चैप्टर आएगा और वो रहेगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अगला चैप्टर जो रहेगा वो वेव ऑप्टिक्स है, ये लाइट से रिलेटेड चैप्टर रहेगा। यहाँ पे हम लाइट के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कुछ पुरानी थ्योरीज़ जो न्यूटन ने दिया था लाइट के बारे में, ह्यूगेन ने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था लाइट के कंसेप्ट के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं और वो रहेगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर। आगे हम जाते हैं और आगे हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, जो कि अपना अगला सेक्शन या यूनिट रहेगा, जिसमें आपके पास 2 चैप्टर आ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आपको याद है तो हमने लास्ट ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 11th में पढ़ा था। ये चैप्टर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, उसी नॉलेज को आगे लेके निकल जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पिछले 2 साल से हम पढ़ रहे हैं, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी हमने इस चैप्टर को पढ़ा है और ये चैप्टर थोड़ा सा आगे उसी नॉलेज को लेके जाता है। अगला यूनिट जो रहता है वो है मैग्नेटिज़म, जिसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं, 3 नहीं 4 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें से पहला चैप्टर जो रहेगा वो है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ये मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि किसी भी अलग अलग आपको स्ट्रक्चर दिए जाएंगे और उसके आसपास, जैसे कि एक स्ट्रेट वायर रहेगा, उसके अंदर से अगर आप करंट को पास करते हैं तो जो फील्ड बनेगा उसका बिहेवियर या उसकी स्ट्रेंथ हम स्टडी करेंगे विद हेल्प ऑफ सम बेसिक लॉज।
मैग्नेटिक मटेरियल्स, हमारे पास नेचर में बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्ट करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स देते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। जो भी हमारे पास मटेरियल्स बन जाते हैं तो उनको हमने क्लासीफाई किया कुछ ग्रुप्स के अंदर, और उसी की स्टडी आपको मिलेगा यहाँ पे अगले चैप्टर में, दैट इज़ मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये एक तरह से इस चैप्टर का उल्टा रहेगा। यहाँ पे आप करंट के मदद से मैग्नेटिक फील्ड लेते हो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करोगे। एसी सर्किट इसी चैप्टर का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, जहाँ पे हम इसी नॉलेज को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। लास्ट जो यूनिट रहेगा आपका ऑब्वियसली वो है मॉडर्न फिज़िक्स, जहाँ पे हम मैटर और रेडिएशन के नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मैटर ड्यूअल नेचर दिखाता है या फिर रेडिएशन जो है वो भी ड्यूअल नेचर दिखाता है। सो ये हमारे कुछ यूनिट्स हैं जो हमें इस साल पढ़ना होगा, और आगे देखते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं चैप्टर वे ऑप्टिक्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर के अंदर जो भी सिलेबस हमें कवर करना वो कुछ इस तरह से रहेगा। चैप्टर का पहला पार्ट जो रहेगा इंट्रोडक्शन पार्ट में ही आपको 3 अलग अलग थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। सो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ह्यूजेंस वेव थ्योरी और मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। So 3 different scientists, they gave us 3 different theories of light regarding the nature of light. We are going to study the merits and demerits of each theory. Wavefront, types of wavefront, very important concept from this chapter. You need to understand what is mean by wavefront and what are the different types of wavefront. When you understand this, it will be easier for you to understand the concept of Huygens principle. This is very important because Huygens principle, it is used to explain the not only the construction of wavefront, but it is used to explain the reflection and refraction using geometrical methods which are based on the same concept of Huygens principle. Next, moving forward, we have 3 different properties of light. First is polarization of light, interference of light, and then we have diffraction of light. These are the 3 different properties of light. So in this chapter we're going to study the definition, what are the basic concept, mathematical conditions, and what are their uses in our day-to-day life. Okay. जैसे अभी आपने देखा कि हमारे पास इस चैप्टर को स्टडी करना है तो कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। कौन कौन सी वो बेसिक चीज़ है? नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता है। नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 3 जो है वो है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। एक एक चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मुझे शायद से आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत साल से हम इसको पढ़ रहे हैं। कौन कौन प्रिंसिपल क्या है आपको पता है? एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can be transformed from one form to another form, while the total energy in the universe it always remains constant. इसके बारे में आपको पता है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आगे लाइट का जो प्रॉपर्टी है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, या फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो रहेगा, वहाँ पे ये प्रिंसिपल थोड़ा सा काम करने वाला है। नाउ द सेकंड थिंग दैट यू शुड नो इज़ nature of light as electromagnetic wave. First you need to understand what is by electromagnetic wave, because if you know what is by electromagnetic wave, then that will be easier for you to understand the concept of polarization of light, because polarization of light is majorly based on the nature of light as electromagnetic wave. जिन लोगों ने पिछले साल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं थोड़ा सा फटाफट इसके बारे में बोल देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने पिछले साल नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा ये बात समझ में आ जाएगा। आप कंसिडर कीजिएगा कोई भी चार्ज पार्टिकल, सबसे सिंपल चार्ज पार्टिकल मैं कंसिडर कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन को, और इस इलेक्ट्रॉन को जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल देते हैं, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट करेगा। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल। नंबर 2 उसे ऑसिलेट करना चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपने आसपास बनाएगा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लेता है, फिर से वही बेसिक प्रिंसिपल यूज़ करेगा। कौन सा? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो
जो ऑसिलेशन है चार्ज पार्टिकल का वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, बहुत डिटेल नॉलेज नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है उनको ये बात पता होना चाहिए कि ये किस तरह से काम कर रहा है। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट करेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। अब ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग टाइप के हैं, गामा रेज से लेके माइक्रोवेव्स तक, गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, ये सारी हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसके अंदर हमें स्टडी करना है किसके बारे में, लाइट के बारे में। तो ये दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए जब आप इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। बहुत मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको इस चैप्टर के बारे, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बता दिया। तीसरा चीज़ जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, पिछले साल हमने रे ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ा था, लाइट के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, और आपको जो प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए लाइट के बेसिक प्रॉपर्टीज़ वो कुछ इस तरह से। रिफ्लेक्शन आपको पता होना चाहिए, वेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम, स्ट्राइक्स ऑन अनदर मीडियम एंड कम्स बैक इनटू द सेम मीडियम। सिंपल डेफिनेशन है, light comes from one medium, strikes on a surface and comes back into the same medium, then that is called as what, reflection of light. Light travels from one medium, travels on a surface or strikes on a surface and it enters into the medium and changes its path. जैसे वो ट्रैवल करते करते अपना पाथ को चेंज करेगा तो वो रिफ्रैक्शन हो जाता है। इस प्रोसेस के अंदर हम सिंपल सा ये भी बोल सकते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपना ट्रैवलिंग का पाथ को चेंज करेगा, साथ साथ वो वेलोसिटी और वेवलेंथ को भी चेंज करेगा, तो ये हो जाता है अपना रिफ्रैक्शन। फिर इनके लॉज भी आपको पता होने चाहिए। रिफ्लेक्शन के लॉज 3 लॉज है, आपको पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन के लॉज है वो भी 3 लॉज है, आपको पता होना चाहिए। अभी मैं इनके बारे में बोल देता हूँ फटाक से। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो रहेगा वो एक ही प्लेन में रहेगा। दूसरा चीज़, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे वो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट रहेगा। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल रहेगा। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन के लॉज में मैं बोल देता हूँ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल दे लाइज इन द सेम प्लेन। सेकंड, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे दे लाइज इन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। और तीसरा जो रहेगा वो है स्नेल्स लॉ, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction bears a constant ratio for a given pair of medium। ये बेसिक लॉ है। इसके साथ मुझे बहुत कम नॉलेज लगेगा, लेकिन आपको स्कैटरिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अब ये जो चीज़ें हैं कौन कौन सा, पहला आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, वो आपको नॉलेज है। दूसरा, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता होना चाहिए। और तीसरा जो रहेगा वो है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग। पिछले साल हम डिस्पर्शन भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। ओके, चैप्टर को शुरू कर लेते हैं, वे ऑप्टिक्स को। इस चैप्टर के हम क्या करने वाले हैं, 2 पार्ट करेंगे। 10% और 90% के हिसाब से मैं इसके 2 पार्ट करने वाला हूँ। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इट डील्स विद द नेचर ऑफ लाइट, वाइल सेकंड पार्ट जो रहेगा वो बात करेगा स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट लाइक पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस के बारे में। सो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करने वाले, जैसे मैंने बोला, नेचर ऑफ लाइट। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट आते हैं, ह्यूगेन, मैक्सवेल और न्यूटन, जो कि लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। उनकी थ्योरीज़ के अंदर हम जाएंगे, उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला थ्योरी जो मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूँ वो है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इस थ्योरी को मैं 3 पार्ट में बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले मैं इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके सामने रखूँगा, हर पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा और वापस मैं इनको रिवाइज भी करूँगा। तो आप ध्यान से हर पॉइंट को पहले सुनिएगा, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखिएगा, और फिर रिविजन जब होगा तो आप देखिएगा कि आपको कितना हर एक पॉइंट समझा है। सो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी इट वाज गिवन बाय न्यूटन इन 1675। ध्यान दीजिएगा, ये थ्योरी जो है वो आर डिकार्ड्स के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आर डिकार्ड्स ने बोला था कि लाइट इज़ ट्रैवलिंग द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, तो न्यूटन ने क्या कर दिया, उसी कंसेप्ट को अच्छे से डेवलप किया और ये थ्योरी बना दिया। कॉर्पस्कुलर का कंसेप्ट हमारे सामने रखा है।
तो उन्होंने बोला कि लाइट इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल स्पेरिकल रिजिड पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज कॉर्पस्कल्स. सेकेंड पॉइंट ही सेड दैट लाइट इज ट्रैवलिंग द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, बट ये जो पार्टिकल्स है कॉर्पस्कल्स जो है वो सोर्स ऑफ लाइट से क्या करते हैं, सोर्स ऑफ लाइट से वेरी वेरी हाई स्पीड से बाहर निकलते हैं. उनके पास मास जो है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल मास है. तो मास कम है, वेरी हाई स्पीड है, तो वो क्या करेगा, ग्रेविटी को ओवरकम करता है और सीधा लाइन में आगे ट्रैवल करता है. इसका मतलब यह है कि न्यूटन के पास एक्सप्लेनेशन है कि लाइट सीधा लाइन में क्यों ट्रैवल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ हिज थियरी. He said that different colors of light are because of different size and mass of corpuscles. इन कॉर्पस्कल के पास इम्पल्स भी होता है. पिछले साल हम देख चुके हैं इम्पल्स का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड एज इम्पल्स. तो उन्होंने बोला कि इन कॉर्पस्कल्स के पास इम्पल्स होता है जो कि हमें सेंसेशन ऑफ लाइट देता है. ये कैसे देता है मैं वो एक्सप्लेन करूँगा. फिर उन्होंने बोला कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की वजह से होता है. उन्होंने बोला कि व्हेन दीज कॉर्पस्कल दे स्ट्राइक ऑन अ गिवन सरफेस, तो दिस सरफेस इट रिपेल्स द कॉर्पस्कल्स बैक इनटू द सेम मीडियम, जिसकी वजह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग मटेरियल्स. फिर उन्होंने बोला कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है. उन्होंने बोला कि व्हेन दीज कॉर्पस्कल दे ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब वो रेयरर से डेंसर में आता है तो डेंसर मीडियम क्या करता है, इन कॉर्पस्कल्स को अट्रैक्ट कर लेता है. उन्होंने इसका नाम भी रखा था न्यूटन्स हाइपोथेटिकल फोर्स. और उसकी वजह से कॉर्पस्कल्स क्या करेगा, अपना ट्रैवलिंग का रास्ता को चेंज कर लेता है. सो उन्होंने रिफ्रैक्शन को कुछ इस तरह से एक्सप्लेनेशन सामने रखा. फिर उन्होंने बोला कि स्पीड ऑफ लाइट, अगर आप थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर इन डेंसर एंड लेस इन वॉट रेयरर मीडियम. सो ये जो थियरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने आपके सामने रखा हुआ. अब इन हर पॉइंट को क्या कर लेते हैं हम अच्छे से एक्सप्लेन कर